हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन का जो टॉपिक है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये पीजीटी का जो सिलेबस है हमारा उसमें भी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं टॉपिक वाइज जो वीडियो आ रही हैं। तो इसके पहले हमने और बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पीजीटी के लिए, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ और कहना है कि आप लोगों से कि जब तक वीडियो नहीं आ रहा था टॉपिक पे तो आप लोग बोल रहे थे कि टॉपिक पे वीडियो बनाइए, लेकिन जब टॉपिक पे मैंने वीडियो स्टार्ट किया बनाना तो पिछले वीडियो में इतना ज़्यादा कम व्यूज है तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है इतनी मेहनत करने का, उसको पूरा एक्सप्लेन करने का, वीडियो बनाने का। जब आप लोग को देखना ही नहीं होता है तो क्या फ़ायदा वीडियो बना के। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मतलब बोलते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, टॉपिक वाइज वीडियो बनाइए, तो आप लोग उसे लाइक शेयर भी किया करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन का जो टॉपिक है, आपको इससे रिलेटेड जो सिद्धांत है सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी की, चाहे जिस भी एग्ज़ाम की, अगर सोशियोलॉजी से रिलेटेड है तो जितने भी टॉपिक हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज का जो टॉपिक है। तो पॉइंट टू पॉइंट देखते चलेंगे और ये नोट्स मेरा खुद का है, तो आप लोग जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो देखिए पहला लाइन है, सर्वप्रथम सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कैंडोरसेट ने। सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था कैंडोरसेट ने। उसके बाद है सर्वप्रथम ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो ऑकबर्न ने किया है। और किसमें किया है? तो इनकी जो पुस्तक है सोशल चेंज, जो कि आई थी 1922 में, इसमें इन्होंने इसे दिया था। आगे देखिए, परिवर्तन का संबंध मुख्यतः तीन बातों से है। पहला वस्तु, दूसरा समय और तीसरा भिन्नता। संक्षेप में किसी वस्तु में समय के दो बिंदुओं पर दिखाई देने वाली भिन्नता ही सामाजिक परिवर्तन है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है आप लोगों को पता होगा। मान लीजिए जैसे कोई वस्तु है और इसी वस्तु में एक समय पे आपको कुछ और देखने को मिलेगा और दूसरे समय पे आपको कुछ और देखने को मिलेगा, और सेम दोनों नहीं हो सकते हैं। मतलब इस वाले से इसमें कोई ना कोई थोड़ा बहुत डिफरेंट जरूर रहेगा। तो इससे जो इसमें परिवर्तन होता है वही क्या है? सामाजिक परिवर्तन है। आगे हम अब इसकी परिभाषाएं देखने वाले हैं सामाजिक परिवर्तन की। तो देखिए सबसे पहली परिभाषा है यहाँ पे किंग्सले डेविस की। किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तनों में हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और प्रकारों में घटित होते हैं। तो किंग्सले डेविस क्या कहते हैं कि जो सामाजिक संगठन यानी समाज की संरचना और प्रकारों में जो परिवर्तन घटित होता है उसे ही ये क्या मानते हैं? सामाजिक परिवर्तन मानते हैं। उसके बाद अगले हैं फीचर, और ये परिभाषा आप जरूर नोट करिएगा किंग्सले डेविस की, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फीचर के अनुसार देखिए, पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि मान लीजिए पहले की कोई अवस्था है और या जो उसका अस्तित्व है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है आगे चल करके, तो उसे ये क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरी अगली परिभाषा है जॉनसन की। तो जॉनसन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन लोगों के कार्य करने तथा विचार करने के तरीकों में होने वाले रूपांतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है कि जो लोग हैं उनके कार्य करने और विचार करने, यानी वो जो कार्य करते हैं, जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उन तरीकों में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। आगे देखिए, अब आगे हम इसके मुख्य स्रोत देखेंगे सामाजिक प्रक्रिया के। तो देखिए सामाजिक प्रक्रिया के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है आविष्कार, इन्वेंशन। उसके बाद खोज होता है, डिस्कवरी। फिर इसके बाद प्रसार होता है यानी जो फैलाव होता है, डिफ्यूजन। और उसके बाद होता है आंतरिक विभेदीकरण यानी इंटरनल डिफरेंशिएशन जो होता है। अब आगे हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी सामाजिक परिवर्तन क्या है और सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, दोनों में थोड़ा। तो देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब होता है जीवन के सभी पक्षों में होने वाले परिवर्तन, और यह एक व्यापक अवधारणा है। तो
सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है? जीवन के जो सभी पक्षों में परिवर्तन होता है वो सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है और ये एक व्यापक अवधारणा है। इसके अलावा देखिए सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक अंग है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? सांस्कृतिक परिवर्तन का सिर्फ एक क्या है? अंग है। आगे देखिए सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान कौन कौन से हैं? पैटर्न्स। तो यहाँ पे देखिए मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक परिवर्तन के मुख्य रूप से 3 प्रतिमानों की चर्चा की है। ये इंपॉर्टेंट है, मैकाइवर, इनका पूछा जाता है। तो इन्होंने सबसे पहला कौन सा पैटर्न बताया है? तो इन्होंने सबसे पहला पैटर्न बताया है रेखीय परिवर्तन, यानी लीनियर चेंज जो होता है, यानी सरल से जटिल की ओर होता है। उसके बाद दूसरा इन्होंने बताया है उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन, फ्लक्चुएटिंग चेंज और वेव लाइफ जिसको बोलते हैं। तो ये जो है जनसंख्या संबंधी परिवर्तन एवं आर्थिक क्रियाओं में होने वाला परिवर्तन है। उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कौन सा है? जो जनसंख्या संबंधी और आर्थिक क्रियाओं में होता है। उसके बाद तीसरा इन्होंने बताया है चक्रीय परिवर्तन, यानी साइक्लिक चेंज जो होता है। ये भारतीय सामाजिक मूल्य, संस्कृति आदि में होता है। यानी भारतीय समाज में जो मूल्य हैं, जो संस्कृतियाँ हैं, वो किस तरह के परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं? वो चक्रीय परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। तो ये मैकाइवर ने जो 3 पैटर्न बताए हैं, आप इसको ज़रूर नोट करिएगा, ये पूछा जा सकता है। आगे हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारक। कौन कौन से कारक हैं सामाजिक परिवर्तन के? तो देखिए सबसे पहला कारक है प्राकृतिक या भौगोलिक कारक। तो प्राकृतिक या भौगोलिक कारक में देखिए जूलियन हक्सले के अनुसार जलवायु और भूमि का मानवीय संबंधों में घनिष्ठ संबंध है। इनका कहने का मतलब है कि प्राकृतिक या भौगोलिक जो चीज़ें होती हैं उनमें जब परिवर्तन होता है उसके कारण भी सामाजिक परिवर्तन होता है। उसके बाद आगे देखिए बकल तथा हटिंगटन के अनुसार जलवायु भी सभ्यता के विकास एवं विनाश के लिए उत्तरदायी है। तो ये भी जलवायु को उत्तरदायी मानते हैं। किसके लिए? सभ्यता के विकास एवं विनाश के लिए। और इसी के बाद क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन ही तो होता है, यानी जो सभ्यता होती है उसका विकास होता है और एक न एक दिन उसका विनाश भी होता है। तो वही सारी चीज़ें चलती रहती हैं और सामाजिक परिवर्तन जो है वो होता रहता है। दूसरा क्या है? जनसंख्यात्मक या जनांकीय कारक। तो जनसंख्यात्मक कारक में कौन कौन से हैं? तो देखिए सोरोकिन के अनुसार जनसंख्या कारक का तात्पर्य जनसंख्या के आकार तथा घनत्व में वृद्धि या ह्रास है। तो जनांकीय कारक के अंतर्गत क्या होता है कि यानी जो जनसंख्या होती है उसका आकार और घनत्व जो होता है उसमें चाहे वृद्धि होती है चाहे उसमें कमी होती है, तो वो जनसंख्यात्मक कारक माना जाएगा सामाजिक परिवर्तन का। उसके बाद तीसरा है प्रौद्योगिकी कारक। तो प्रौद्योगिकी कारक के अंतर्गत देखिए थर्स्टन वेबलन ने सामाजिक परिवर्तन के हेतु इसे उत्तरदायी माना है। तो प्रौद्योगिकी कारक को किसने उत्तरदायी माना है? थर्स्टन वेबलन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए। चौथा है आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक कौन मानता है? प्लेटो ने सर्वप्रथम परिवर्तन की व्याख्या आर्थिक कारकों के अंतर्गत की है। तो प्लेटो हैं जो वो आर्थिक कारक को क्या मानते हैं? सामाजिक परिवर्तन का जिम्मेदार मानते हैं। आगे देखिए पांचवा है सांस्कृतिक कारक और छठवा है जैविक कारक। तो ये सारे कारक हैं सामाजिक परिवर्तन के। मतलब सामाजिक परिवर्तन किसी एक चीज़ की वजह से नहीं होता है। तो ये सारे अलग अलग कारक हैं और जो अलग अलग विभिन्न विचारक हैं उन्होंने मतलब अलग अलग कारकों को माना है। तो आप नोट कर सकते हैं कि सोरोकिन है तो इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक माना है। और इसके अलावा देखिए आप जैसे प्रौद्योगिकी कारक है तो इसे किसने माना है सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार। तो ये आप शॉर्ट में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन हेतु विभिन्न कारकों को उत्तरदायी माना है। तो यहाँ पे देखिए आगे और भी चीज़ें हैं, आप इसे भी शॉर्ट में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए जो कार्ल मार्क्स हैं ये मानते हैं आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी को। उसके बाद अगस्त काम्टे जो हैं ये मानते हैं बौद्धिक विकास को। वेबर है ये मानते हैं धर्म को या सांस्कृतिक कारकों को। सोरोकिन है तो ये संस्कृति को मानते हैं। आगवन है तो ये मानते हैं सांस्कृतिक पिछड़ापन को, यानी जो इन्होंने कल्चरल लैग का जो इनका सिद्धांत है ये उसको मानते हैं सामाजिक परिवर्तन का कारण। डार्विन है तो ये किसको मानते हैं? ये मानते हैं जैविकी कारकों को। उसके बाद आगे देखिए वेबलन है तो ये प्रौद्योगिकी को मानते हैं। माल्थस हैं ये जनसंख्या वृद्धि को मानते हैं। थॉमस हैं तो ये विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण तथा सात्वीकरण को मानते हैं सामाजिक परिवर्तन का कारण।
मम्फोर्ड हैं तो ये यंत्रीकरण को मानते हैं। तो ये सारे थिंकरों का जरूरी है, नोट करिएगा। पूछा जा सकता है कि किसने सामाजिक परिवर्तन का कारण किसे माना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें समझने जैसा कोई चीज़ नहीं है, थोड़ा याद रखने वाला है। आपको इतना तो पता ही है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो उसका आपको परिभाषा वगैरह रखने की, जब बस किसने कौन सी परिभाषा दी है आपको उसका कीवर्ड याद रखना है, और किसने कौन से कारक माने हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। तो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत के बारे में देखते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक हैं स्पेंगलर, टॉयनबी, पेरेटो और सोरोकिन, और इसके अलावा विको। तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन कौन जुड़ा है? स्पेंगलर, टॉयनबी, पेरेटो, सोरोकिन और विको। उसके बाद देखिए, दूसरा जो सिद्धांत दूसरा नहीं, तो ये सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है, इससे इतने लोग जुड़े हुए हैं। अब हम इन सभी का शॉर्ट में देखेंगे कि इन्होंने क्या चीज़ें कही हैं सामाजिक परिवर्तन के बारे में। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है यहाँ पे है ओस्वाल्ड स्पेंगलर का। तो इन्होंने अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में, जो कि आई थी 1918 में, इसमें इन्होंने अपना चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है, और इसे इन्होंने ध्रुवीकरण का सिद्धांत भी कहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है, इसे ध्रुवीकरण का सिद्धांत कौन कहता है? तो इसे कौन कहता है? स्पेंगलर कहते हैं, और इनकी पुस्तक है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, जो कि 1918 में आई थी, और इन्होंने अपना सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है उसमें इन्होंने रखा था। उसके बाद आगे देखिए, स्पेंगलर ने अपने सिद्धांत की पुष्टि हेतु विश्व की 8 सभ्यताओं का यानी कौन कौन सी सभ्यता थी? अरब, मिस्र, मेजियन, माया, हिंदू, चीनी, मेसोपोटामिया तथा अपोलोनियन के उत्थान एवं पतन की चर्चा की है। तो स्पेंगलर ने जो अपना चक्रीय संबंधी सिद्धांत दिया था, तो उसमें इन्होंने 8 सभ्यताओं का जो है एक तरह से अध्ययन किया था, उसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया था। 8 सभ्यताओं का इन्होंने अध्ययन किया, उसके उत्थान की, यानी वो किस तरीके से उत्पन्न हुए और उनका पतन कैसे हुआ, वो किस तरीके से खत्म हुए। तो इन्होंने 8 सभ्यताओं का अध्ययन करके बताया था अपना जो है सिद्धांत। उसके बाद आगे देखिए, स्पेंगलर के अनुसार प्रत्येक संस्कृति या सभ्यता का जीवन जो है वो 1000 वर्ष होता है। इनका क्या कहना है कि कोई भी संस्कृति या सभ्यता हो, वो कब तक रहता है? लगभग 1000, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वर्ष रहता है। उसके बाद क्या होता है? उसका पतन हो जाता है, यानी वो समाप्त होने लगता है। उसके बाद देखिए अगली लाइन, स्पेंगलर का सिद्धांत जो है वो निराशावादी चिंतन पर आधारित है। इनका जो चक्रीय सिद्धांत है वो निराशावादी चिंतन पर आधारित है। तो ये हो गया स्पेंगलर का सिद्धांत। अब हम दूसरा देखेंगे टॉयनबी का सिद्धांत। ये जितने भी सिद्धांत हैं इन लोगों का, चाहे टॉयनबी हो, स्पेंगलर हो, सोरोकिन, आप लोग एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, ये सारे चक्रीय सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, यानी सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है उसी से ये लोग जुड़े हुए हैं। तो टॉयनबी का सिद्धांत देखते हैं। इन्होंने विश्व की 21 सभ्यताओं के अध्ययन के पश्चात अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्टोरी में सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। तो टॉयनबी जो हैं इन्होंने 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया, और इनकी पुस्तक है अ स्टडी ऑफ हिस्टोरी, इसमें इन्होंने अपना सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है। उसके बाद आगे है, इनके सिद्धांत को चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सामाजिक परिवर्तन का चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत है, इसे किसने दिया है? तो आप बता पाएंगे अगर आपको पता होगा तो। और इनका चिंतन जो है वो आशावादी है। स्पेंगलर का जो चिंतन था वो क्या था? निराशावादी था, लेकिन जो टॉयनबी हैं ये आशावादी हैं। उसके बाद 2 थिंकर हो गए। तीसरे जो थिंकर हैं वो हैं सोरोकिन। सोरोकिन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत। तो इनका जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है वो कैसा है? तो इन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अपना सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। देखिए, सोरोकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इनका जो सिद्धांत है वो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम हैं? तो इनके सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है, परिवर्तन के अंतर्निहित स्रोत का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसके अलावा स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर है आगे
सोरोकिन ने मानवीय इतिहास के विगत 3000 वर्षों का अध्ययन किया और बताया कि सामाजिक परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में घड़ी के पेंडुलम की भांति एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच होता रहता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन को किस तरीके से मानते हैं कि ये घड़ी की पेंडुलम यानी घड़ी की जो सुई होती है उसकी तरह जो है ये उतार चढ़ाव के रूप में सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद आगे है, इन्होंने जो है मुख्यतः दो संस्कृतियों यानी चेतनात्मक जिसे भौतिक संस्कृति कहते हैं और भावात्मक जिसे आध्यात्मिक संस्कृति कहते हैं का इन्होंने उल्लेख किया है। और इन्होंने कहा है कि प्रत्येक समाज संस्कृति की दो धुरियों के बीच घूमता रहता है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के दौरान। तो इन्होंने दो संस्कृतियों का जो है उल्लेख किया था, कौन कौन सी, चेतनात्मक संस्कृति और जो है दूसरा भावात्मक संस्कृति। चेतनात्मक संस्कृति क्या है, तो ये भौतिक संस्कृति मानी जाती है, भावात्मक संस्कृति जो है ये आध्यात्मिक मानी जाती है। इन्होंने इसका उल्लेख किया और बताया कि हर समाज की जो संस्कृति होती है वो दो धुरियों के बीच में घूमती रहती है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के दौरान बीच में एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ चेतनात्मक संस्कृति का दोनों के मिश्रित चेतनात्मक संस्कृति के मिश्रित एक तत्व पाए जाते हैं। इस स्थिति को सोरोकिन आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि जो दोनों संस्कृतियां होती हैं चेतनात्मक और भावात्मक, ये दोनों मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में मतलब घूमती रहती हैं और इस दौरान बीच में जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे इन्होंने क्या कहा है, आदर्शात्मक संस्कृति कहा है। अगले जो विचारक हैं वो हैं पेरेटो। तो इनका जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है उसको देखते हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को अभिजात्य वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया है। तो पेरेटो का जो सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का, वो क्या है, अभिजात्य वर्ग के परिभ्रमण का जो सिद्धांत है वो संबंधित है। और इनकी जो पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी, इसमें इन्होंने ये दिया है। आगे देखिए, इनके अनुसार प्रत्येक समाज में दो वर्ग यानी पहला अभिजात वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग पाए जाते हैं। ये दोनों वर्ग स्थिर न होकर परिवर्तनशील होते हैं। इनका कहने का क्या मतलब है, जैसे मार्क्स ने बताया था कि दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति और सर्वहारा, वैसे इन्होंने बताया था कि समाज में जो दो वर्ग होते हैं, एक वर्ग जो होता है अभिजात वर्ग होता है यानी जो मतलब उच्च वर्ग होता है, और दूसरा इन्होंने बताया है निम्न वर्ग यानी जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो और इन्होंने कहा कि ये जो दोनों वर्ग होते हैं ये स्थिर नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूंजीपति है मतलब उच्च वर्ग का है तो वो उच्च ही रहेगा। इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, ये अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है, यानी इनमें परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद देखिए, निम्न व्यक्ति अपनी योग्यता एवं कुशलता के कारण उच्च वर्ग यानी जो एलीट क्लास इन्होंने बोला था, जो उच्च वर्ग का इन्होंने बताया था उसे इन्होंने एलीट क्लास बोला था, इसमें जो है परिवर्तन हो जाते हैं और परिवर्तन के इसी क्रम के कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। तो इनका क्या कहना है कि जो निम्न वाला व्यक्ति होता है वो अपनी स्थिति वैसे ही नहीं बनाए रखता है, वो अपनी कुशलता से अपनी बुद्धि से क्या करता है, अपनी स्थिति को चेंज करता है, उसमें परिवर्तन लाता है और उसी के कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। फिर आगे है, पेरेटो ने अपने सिद्धांत के समर्थन में 3 उदाहरण दिए। तो पेरेटो ने अपने जो सिद्धांत दिया था इसके 3 उदाहरण दिए थे। पहला है राजनीतिक क्षेत्र, और इससे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने कौन सा उदाहरण दिया, तो इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में शेर एवं लोमड़ी नामक 2 वर्ग बताए हैं। इन्होंने बताया कि शेर वे लोग होते हैं जो सत्ता में रहते हैं, जबकि लोमड़ी वे चालाक लोग होते हैं जो सत्ता हथियाने की फिराक में होते हैं। वस्तुतः सत्ता का हस्तांतरण इन्हीं उच्च वर्गों यानी जो शेर और निम्न वर्ग जो लोमड़ी होती है इन्हीं के बीच होता रहता है और सामाजिक परिवर्तन घटित होता रहता है। यानी इन्होंने उदाहरण क्या दिया है कि जो उच्च वर्ग होता है वो एक तरह से शेर होता है और जो निम्न वर्ग होता है लोमड़ी बहुत चालाक होती है, तो वो मौका पाते ही अपने दिमाग से अपनी कुशलता से क्या करती है, अपना स्थान परिवर्तित कर लेती है और वो उच्च वर्ग में शामिल हो जाती है और इसी के कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद देखिए, इन्होंने जो आर्थिक क्षेत्र में क्या बताया है, तो इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भी पेरेटो ने 2 वर्ग बताए हैं। पहला इन्होंने सट्टेबाज बताया है और दूसरा इन्होंने निश्चित आय वाले, जिसे इन्होंने रेंटियर्स बोला था, 2 वर्ग का उल्लेख किया था। आगे देखिए,
पेरेटो जो है ये संभ्रांत वर्ग यानी जो एलीट क्लास के समर्थक हैं तथा गैर संभ्रांत वर्ग यानी जो नॉन एलीट के विरोधी हैं, साथ ही प्रजातंत्र के विरोधी और तानाशाह के घोर समर्थक हैं। इसीलिए पेरेटो को बुर्जुआई का कार्ल मार्क्स कहा जाता है। तो जो पेरेटो है ये क्या है, जो संभ्रांत वर्ग होता है यानी जो उच्च वर्ग होते हैं उसका पेरेटो क्या करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, उसको जो है उसका एक तरह से सहयोग करते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। लेकिन जो नॉन एलिट होते हैं यानी निम्न वर्ग लोग होते हैं उसका ये विरोध करते हैं। कौन? पेरेटो इसका विरोध करते हैं। और इसके अलावा जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का भी विरोध करते हैं। और जो तानाशाह होता है, तानाशाह के ये क्या है, घोर समर्थक हैं, यानी ये तानाशाह का समर्थन करते हैं। इसीलिए पेरेटो का जो ये पेरेटो को क्या कहा जाता है, बुर्जुआजी का कार्ल मार्क्स कहा जाता है। आगे देखिए, पेरेटो कहते हैं इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है। तो ये भी कई बार कथन पूछा जा चुका है। तो ये देखिए, ये सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत था और इससे मुख्य रूप से 4 लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। मेन हो गए सोरोकिन हो गए, उसके बाद स्पेंगलर हो गए, टाइनबी हो गए और पेरेटो हो गए। ये चारों से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत मतलब से कौन कौन जुड़ा है, या फिर इन लोगों का जो अलग अलग थ्योरी है वो भी पूछा जा सकता है। अब हम आगे देखेंगे दूसरी थ्योरी जो कि है सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासी एवं रेखीय सिद्धांत। चलिए अब हम दूसरा सिद्धांत देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासी एवं रेखीय सिद्धांत। तो देखिए, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन कौन हैं? तो अगस्त कॉम्टे हैं, कार्ल मार्क्स हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, हॉबहाउस हैं, हेनरी मॉर्गन है, वेबलन है और टायलर। ये सारे क्या है, सामाजिक परिवर्तन का जो उद्विकासी या रेखीय सिद्धांत है जिसे लीनियर थ्योरी बोलते हैं उसके समर्थक हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 पे अगस्त कॉम्टे का सिद्धांत। कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के संबंध में क्या कहा है? तो देखिए, कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन का क्रम मानव के बौद्धिक विकास के आधार पर बताया है। इन्होंने बौद्धिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर बताए हैं। तो अगस्त कॉम्टे का क्या मानना है कि जो सामाजिक क्रम है वो किस तरीके से होता है? तो इन्होंने इसका उदाहरण देते हुए बताया है कि मानव का जो बौद्धिक विकास होता है उसी के आधार पर इन्होंने बताया है। और इन्होंने बौद्धिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर बताए हैं। आपको सभी को 3 स्तर पता ही होगा। पहला इन्होंने बताया था धार्मिक स्तर, दूसरा इन्होंने बताया था तात्विक स्तर और तीसरा बताया था प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक स्तर। आगे देखिए, कॉम्टे के अनुसार बौद्धिक विकास के साथ साथ सामाजिक संरचना एवं संगठन में भी इसी क्रम में परिवर्तन होता है। तो इनका क्या मानना है कि जैसे बौद्धिक विकास होता है उसी के साथ साथ जो सामाजिक संरचना और संगठन होता है उसमें भी इसी क्रम में परिवर्तन होता है। अब आगे हम देखेंगे दूसरा जो सिद्धांत है वो है हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम मतलब किसी भी थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि फालतू चीज़ें सारी पढ़ें। तो हम लोग मेन पॉइंट को ही देख रहे हैं, मतलब सारे थ्योरी किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन उनके जो थ्योरीज हैं उसको हम शॉर्ट में देख रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उसी को। तो हर्बर्ट स्पेंसर का जो सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन का उसको देखते हैं। तो स्पेंसर ने डार्विन के प्राकृतिक प्रवरण यानी नेचुरल सिलेक्शन से प्रभावित होकर सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासी सिद्धांत दिया। तो इनका सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो क्या है? सामाजिक परिवर्तन का जो उद्विकासी सिद्धांत है वो स्पेंसर का है। और ये किससे प्रभावित थे? तो डार्विन से प्रभावित थे। और डार्विन का जो प्राकृतिक प्रवरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का सर्वोत्तम की उत्तर जीविता का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उससे ये प्रभावित थे। स्पेंसर के अनुसार परिवर्तन जो होता है वो सदैव एक रेखीय होता है। आगे देखिए, एक रेखीय क्रम में सरलता से जटिलता की ओर। तो स्पेंसर क्या मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है? एक रेखा में होता है, यानी एक सीधी रेखा में होता है, मतलब ऐसे होता है सीधे, सरलता से जटिलता की ओर। उसके बाद इन्होंने 4 मुख्य अवस्थाओं का उल्लेख किया है। वो 4 कौन कौन से अवस्थाएं हैं? तो पहला इन्होंने बताया है सरल समाज होता है, दूसरा बताया है संश्लिष्ट समाज, तीसरा बताया है दोहरे संश्लिष्ट समाज और चौथा बताया है तिहरे संश्लिष्ट समाज। तो इन्होंने बताया है कि इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन होता है। स्पेंसर के अनुसार आधुनिक समाज 3 चरणों से होकर के गुजरता है। पहला है आदिम या जनजातीय समाज, दूसरा है सैनिक समाज और तीसरा है औद्योगिक समाज। ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। आगे देखिए नोट में, थॉमस ने सामाजिक परिवर्तन के लिए विभिन्न संस्कृतियों के
सम्मिश्रण व सातवीकरण को उत्तरदायी माना तथा माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि को। तो यहाँ पे थॉमस ने किसे माना है सामाजिक परिवर्तन के लिए? तो जो विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण होता है, सातवीकरण होता है, यानी जो अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं वो मिल जाती हैं, तो उनके सम्मिश्रण को इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माना है। और जो माल्थस है ये जनसंख्या वृद्धि को मानते हैं। उसके बाद आगे जो सिद्धांत है वो है कार्ल मार्क्स का। तो देखिए, समाज में परिवर्तन जो है वो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के कारण होता है। तो मार्क्स तो सबसे ज़्यादा ये किस पर जोर देते हैं? तो उत्पादन पर जोर देते हैं, यानी जो अर्थव्यवस्था होती है। तो कार्ल मार्क्स मानते क्या है कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है समाज में वो किस कारण से होता है? तो वो उत्पादन प्रणाली जो होती है उसमें जो परिवर्तन होता है उसके कारण होता है। उत्पादन की प्रणाली यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन बराबर इन्होंने क्या बताया है? उत्पादन के साधन प्लस उत्पादन के संबंध। यानी इनका कहना था कि अगर उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन होता है तो उत्पादन के साधन में भी परिवर्तन होता है, और उसके बाद उत्पादन का जो संबंध होता है उसमें भी परिवर्तन होता है। आगे देखिए, उत्पादन के साधन प्रौद्योगिकी। उत्पादन के साधन क्या है? प्रौद्योगिकी, श्रम, उपकरण, पूंजी आदि। उसके बाद उत्पादन के संबंध कौन से हैं? तो उत्पादन के संबंध में श्रमिक होता है, श्रमिक संबंध होता है, यानी अन्य श्रमिकों के साथ श्रमिक और पूंजीपति का संबंध होता है। तो ये सारे जो संबंध होते हैं ये उत्पादन के संबंध कहे जाते हैं। उसके अलावा देखिए, मार्क्स ने क्या कहा था कि जो संरचना होती है, सामाजिक संरचना जो होती है उसमें जो परिवर्तन होता है तो किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन होता है। तो इन्होंने बताया था कि सामाजिक परिवर्तन में अधिसंरचना यानी जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, और जो है जो आर्थिक संरचना होती है जिसमें सब स्ट्रक्चर होता है, अधोसंरचना होता है, तो इसमें परिवर्तन होता है। तो किस तरीके के परिवर्तन होता है? तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन यानी जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? धर्म, परिवार, ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, ये सारी जितने भी चीज़ें हैं ये सारे अंतर्गत किसके आते हैं? अधिसंरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। और आर्थिक संरचना के अंतर्गत आता है उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन के साधन प्लस उत्पादन के संबंध, ये सारे अधोसंरचना के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पे देखिए, कार्ल मार्क्स का मानना है कि अधोसंरचना में परिवर्तन होने पर अधिसंरचना में भी परिवर्तन निश्चित होता है। यानी इनका कहना है कि जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है उसके कारण जो है सुपर स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। यानी समाज में अगर उत्पादन व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक संरचना में अगर परिवर्तन होगा तो उसके बाद जो सामाजिक संरचना है इसमें भी परिवर्तन होगा, यानी धर्म, परिवार, ये सारी चीज़ें इनमें भी परिवर्तन होगा। तो यानी ये कुल मिलाकर के ये मेन फोकस किस पे करते हैं? अर्थव्यवस्था पर करते हैं, आर्थिक संरचना पर करते हैं। और ये आर्थिक संरचना को ही मुख्य रूप से उत्तरदायी मानते हैं कि जो आर्थिक संरचना होती है इसमें परिवर्तन के कारण ही सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है। आगे देखिए, मार्क्स के अनुसार परिवर्तन के स्तर इस प्रकार हैं। तो इन्होंने परिवर्तन के स्तर भी बताए हैं। तो पहला इन्होंने बताया है उत्पादन की, सबसे पहले उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। दूसरा इन्होंने बताया है उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन। तीसरा इन्होंने बताया है उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन। और चौथा बताया है सामाजिक परिवर्तन। तो सबसे पहले परिवर्तन कैसे होता है? उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन होता है, उसके बाद उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन होता है, फिर उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन होता है, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे मैक्स वेबर ने मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना की तथा उन्होंने आर्थिक कारकों के स्थान पर धर्म को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना है। तो मैक्स वेबर किसे मानते हैं सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण? तो वो धर्म को मानते हैं, और इन्होंने कार्ल मार्क्स की आलोचना भी की थी। तो अब हम आगे जो देखेंगे वो सिद्धांत है मॉर्गन का। तो देखते हैं मॉर्गन ने क्या कहा है। तो देखिए, मॉर्गन ने एंशिएंट सोसाइटी नामक पुस्तक में समाज के विकास क्रम को प्रस्तुत किया है। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से समाज का विकास हुआ है, एक क्रम में हुआ है, और कैसे सामाजिक परिवर्तन हुआ है। तो देखिए, मॉर्गन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का वास्तविक आधार संस्कृति में होने वाला परिवर्तन है। तो इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का वास्तविक आधार किसे माना है? संस्कृति में जो परिवर्तन होता है। इन्होंने संस्कृति एवं सभ्यता में होने वाले परिवर्तन को निम्न 3 स्तरों के माध्यम से समझाया है। देखिए, पहला क्या स्तर है? जंगली युग। इसमें इन्होंने बताया है कि संस्कृति सभ्यता के विकास का सबसे प्रारंभिक युग ये माना जाता है। दूसरा इन्होंने बताया है बर्बरता का युग। तो इसमें इन्होंने बताया है कि इसमें कृषि का आविष्कार हो गया था, लोहे को गलाने की कला आ गई थी, और पहिए का आविष्कार हो गया था।
उसके बाद सभ्यता का युग ये बताते हैं। सभ्यता के युग में जो है मॉर्गन ने इस अवस्था का प्रारंभ जो है किससे माना है? ध्वनि ग्रामिक प्रणाली के प्रारंभ से माना है, जिसमें भाषा एवं लिपि का आविष्कार हुआ था। तो देखिए ये जो है सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सभी विचारकों के विचार थे, सिद्धांत थे, जिन्होंने जो भी चीज़ें कही हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। बाकी ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज पढ़ा नहीं होगा। आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी पढ़ के बैठे होंगे, तो पहले से अगर जो पढ़ के बैठा है तो उसको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि हाँ इसमें क्या लिखा है। किस पर अगर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा मतलब देख रहा होगा तो उसको शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो, पर जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ें और वीडियो से और भी ज़्यादा लोग इंगेज हों। वीडियो पे अच्छा व्यूज आएगा तभी हम कंटिन्यू वीडियो बना पाएंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो वीडियो बनाना बंद करना पड़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा मतलब इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, सिर्फ अपना फ़ायदा मत देखिए कि वीडियो देखा और निकल गए। हमें क्या है कि मतलब क्यों शेयर करें, क्यों लाइक करें, लेकिन फ्री में अगर आपको कोई चीज़ें मिल रही हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है उसे और लोगों के साथ भी शेयर करिए। इसके अलावा जो है आपको वीडियो के नीचे एक थैंक यू का दिखता होगा, एक लोगो टाइप का, वहाँ पे अगर आप चाहते हैं, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप अपने मन से वहाँ पे जो है इकोनॉमिकली कुछ भी आप अपना जो है दे करके थैंक यू बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।